हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मोहित चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद मोहित पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी। आज का जो सेशन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं, एक धमाकेदार सेशन आप सभी के लिए होने वाला है। और मैथ का ऐसा सेशन ना तो आपने पहले देखा होगा और ना ही भविष्य में देखेंगे, जो मैं आपको आज कॉन्सेप्ट्स देने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, साम्यता और अवकलनीयता। मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहां बताऊंगा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करूंगा, बिल्कुल जीरो से, और एंड तक हम इसे खत्म करेंगे, जो बेसिक है इसका। एक बात होती है क्लास में, स्कूलों में क्या करते हैं टीचर, सिर्फ इसका जो डिफरेंशिएबिलिटी और ये कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी की 3 कंडीशन बता के आपको छुट्टी कर देते हैं कि इन्हें रट लो और बस क्वेश्चन करो छुट्टी। मैं यहाँ पे आपको रटाऊंगा नहीं, सब कुछ बिल्कुल जड़ से लेके चलूंगा, जीरो से आपको सिखाऊंगा कहाँ से क्या बन के आया है, कैसे बन के आया है। ठीक है, कंटिन्यूटी की अगर हम 3 कंडीशन पढ़ रहे हैं तो वे कंडीशन कहाँ से आई है, कैसे उनका निर्माण हुआ है, कैसे बनी है। क्योंकि अगर आप कोई चीज रटते हैं तो रटने में आपको कहीं ना कहीं फिर दिक्कत होगी जब आप क्वेश्चन करते हैं। लेकिन जब आपको उसका बेस पता होगा, उसकी जड़ पता होगी कि हम कहाँ से शुरू किया है, हमने ऐसे किया था, तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं टिक पाएगा आपके सामने। अरस्तु साहब ने भी कहा है हमारे, क्या कहा है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल बहुत मीठा होता है। शिक्षा की जड़ें थोड़ी सी कड़वी होती है क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी सिर्फ आपसे यही निवेदन करूंगा, बस मैक्सिमम ये 50 से 55 मिनट की वीडियो होगी। 50 से 55 मिनट आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, सिर्फ अपनी पतीलियों को टिकाकर बैठे रहिए और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लोग कहते हैं कि बहुत भारी चैप्टर है, बहुत वैसा चैप्टर है, समझ में नहीं आता। मैं कहता हूं कुछ नहीं है, सिर्फ 1 घंटे की ये वीडियो देख लीजिए आप, और उसके बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कितनी परेशानी होती है इसमें आगे। मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा आपको, अगर ये आपने ध्यान से पढ़ लिया। ठीक है, तो एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ आज हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं भी यही कहूंगा आपको, ना ही आपको अपनी कश्ती बदलने की जरूरत है, सिर्फ अपनी नजर को बदलिए, यहाँ पे इसे पढ़िए और डिफरेंशिएबिलिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। करते हैं शुरुआत, लेके प्रभु का नाम। आ जाइए, सबसे पहले कंटिन्यूटी की बात मैं बाद में करूंगा, आप सभी को पहले एक बात बता दूं मैं बोर्ड पे कि जो चैप्टर नंबर 5, ये चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो 5 चैप्टर हैं, चाहे स्टेट बोर्ड हो, कोई भी यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो, ये 5 चैप्टर आपके एग्जाम पेपर का, जो बोर्ड पेपर आता है, उसका हाफ वेटेज रखते हैं। हाफ का मतलब यूपी बोर्ड में 70 का पेपर है, सॉरी 100 का पेपर है, तो वहां पे 50 मार्क्स का वेटेज ये रखते हैं, और सीबीएसई में 80 मार्क्स का पेपर है, तो वहां पे ये 40 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। सिर्फ यही चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9। 5 में क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी हम पढ़ते हैं, 6 में हम अवकलन पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन, 7 में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, और 8, 9 में इनके अनुप्रयोग पढ़ते हैं, इनके प्रयोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपके पेपर का हाफ वेटेज ये रखते हैं, और मैं इन्हें पूरा कराऊंगा 5, 6, 7, 8, 9 को, मैं वादा करता हूं आपसे। ठीक है, नवंबर एंड तक ये चैप्टर आपके हाथ में होंगे, और ऐसे नहीं कि फर्जी हाथ में होंगे, मजबूत हाथ में होंगे। लेकिन आपको सिर्फ टिका के वीडियो को देखना होगा, और जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स हैं उन्हें भी फॉलो करना होगा, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंटिन्यूटी, जिसे साम्यता बोलते हैं हिंदी में। दोस्तों, इसे शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आपने लिमिट पढ़ी होगी, सीमा। किसी सीमा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ मैथ वाली सीमा की बात कर रहा हूं। ठीक है, जिसे लिमिट बोलते हैं इंग्लिश में। लिमिट आपने पढ़ी होगी, 11वीं क्लास में आपका चैप्टर नंबर 13 था लिमिट का, उसमें आपको सब कुछ बताया गया होगा।
अगर लिमिट के बारे में आपको 0 से फाइनल तक पता है तो वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं भी पता है तो मैं यहाँ बताऊंगा। मैं सबसे पहले लिमिट को ही शुरू करूंगा, बिल्कुल 0 से शुरू करूंगा, आपको लिमिट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और कॉन्टिन्यूटी लिमिट के बिना कुछ नहीं है। अगर आपको लिमिट नहीं पता है तो कुछ नहीं पता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सीमा आपको क्लियरली समझाता हूं लिमिट के बारे में। एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे। मैंने लिया y इज इक्वल टू, या इसे fx लेते हैं, एक फलन मैंने लिया fx, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1, या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अब इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। मैं आपको एक एक चीज ग्राफ से बताऊंगा। यहाँ पे गारंटी है मेरी कि ग्राफ से आप जिस तरीके से समझ जाएंगे उसे बिना ग्राफ नहीं समझ सकते हैं। एग्जाम में आपको कोई ग्राफ नहीं बनाना है कंटिन्यूटी में, लेकिन यहाँ ग्राफ से समझिए तो आपको बेसिक, आपका जो बेस जहां से बन के चला है वो आपकी समझ में आ जाएगा। तो आइए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं हम। मैं यहां पे ले लेता हूं इसे। ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। हमें किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन ही तो है, ये एक लीनियर लाइन है, ये सरल रेखा है ये। तो सरल रेखा का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई भी दो बिंदु चाहिए होते हैं किसी भी रेखा का, किसी भी लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए। तो पहला बिंदु मैं निकाल लेता हूं। इफ मैं x को 0 रख देता हूं तो आपके y कितना मिल जाएगा? y आपको मिल जाएगा 1। तो यहां से आपका पहला बिंदु आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट पॉइंट। हिंदी में मैं बोर्ड पे लिखूंगा और इंग्लिश में मैं मुंह से बोलूंगा, तो इंग्लिश वाले बच्चे मेरे मुंह की जो लैंग्वेज है उस पर ध्यान दें। पहला बिंदु, फर्स्ट पॉइंट, ये हो जाएगा आपका बिंदु, होता है आपका x, y की फॉर्म में, तो पॉइंट बन जाएगा 0, 1। यदि अब मैंने x को 0 रखा था, y को 0 रख देता हूं मैं, तो पॉइंट बन जाएगा, जब y 0 रखा जाएगा, x इज इक्वल टू -1। तो दूसरा बिंदु क्या बनेगा आपका? दूसरा बिंदु बन जाएगा x, y की फॉर्म में होता है पॉइंट, ये बन जाएगा -1, 0। अब आपके पास दो पॉइंट आ चुके हैं। इन पॉइंट से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो करते हैं। पहला है आपका 0, 1। 0 तो आपको पता है यहां होगा 0, ये आपका 0 है। यहां मैंने मान लिया आपका 1 है, यहां मैंने मान लिया आपका -1 है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां पे मान लिया ये -1 है, ये आपका 1 है, और ये आपका 2 मैंने मान लिया। यहाँ पे 2 तक ले लेते हैं पूरे ग्राफ को ही, -2 और ये -2। तो पहला पॉइंट क्या है आप खुद ब खुद देखिए। पहला पॉइंट है आपका 0, 1। तो पॉइंट को शो करिए, कहां करेंगे? x 0 है, y 1 है, तो पॉइंट ये बन जाएगा आपका x 0 और y 1, ये बन जाएगा 0, 1 पॉइंट। x 0 है और y कितना है? 1 है। दूसरा पॉइंट x -1 है, तो ये रहा -1, लेकिन y 0 है, तो पॉइंट कहां बनेगा? पॉइंट बन जाएगा यहां। ठीक है फ्रेंड्स, इसे मिला दीजिए दोस्तों। इस तरीके से ये आपकी लाइन आ जाएगी। थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी है, लेकिन आप अपनी कॉपी में सीधी रखिएगा इसे। ये लाइन बनी हमारी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अगर मुझे x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू चेक करूं मैं फंक्शन की, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 + 1 दैट इज 2। तो यहां से अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू चेक करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगी। 2 को थोड़ा सा, ये आपका यहां 2 पॉइंट है। ठीक है, x किस पे है? ये वैल्यू फंक्शन की x इज इक्वल टू 1 पे। अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा अभी आपको बस थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम फाइनल में पहुंचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम हाँ ये क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल लिखता हूं। ये x और y की टेबल होगी, जिसमें
हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने 1 ली है, तो यहां पे लिमिट निकालने के लिए हम 1 पे चेक नहीं करेंगे, पहले बाईं तरफ से। अगर मैं ऐसे देखूं तो ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट साइड है, तो यहां लेफ्ट साइड से हम चलेंगे 1 की तरफ को। ठीक है, लेफ्ट साइड से 1 की तरफ को चलिए। बस थोड़ी सी यहां पे कंसंट्रेशन बना के रखिएगा दोस्तों, अगर ये समझ गए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर यहां से अगर मैंने कोई वैल्यू मान ली, x की वैल्यू मैंने मानी कि मैंने 0.8 ले ली, तो y कितना मिल जाएगा मुझे, 1.8, क्योंकि x y इज इक्वल टू है x प्लस 1, 0.8 प्लस 1 करेंगे तो 1.8 हो जाएगा। तो जब हम x यहां बनाया तो y 1 ये है, 2 ये है, तो y यहां से चलना शुरू हुआ ऊपर की तरफ, x इधर को बढ़ना शुरू हुआ। फिर हम दूसरा पॉइंट ले लें 0.9, तो ये आ जाएगा 1.9। तो मतलब हम कुछ और आगे को और चले थोड़ा सा, तो फंक्शन भी ऊपर की तरफ चला, किसकी तरफ, 2 की तरफ चला। फिर यहां 0.99 हम ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 1.99। तो फंक्शन x की वैल्यू हमने कुछ और बढ़ाई तो फंक्शन भी कुछ और ऊपर की तरफ चला। लेकिन अब हम 1 से छोटा कुछ कम और ले लेते हैं, 0.999, तो ये बन जाएगा 1.999। तो जैसे ही हम यहां चले तो फंक्शन कुछ और ऊपर की तरफ चला। इस बात से आप क्या समझे कि जैसे ही हम x से छोटी वैल्यू लेके चलते हैं, x की तरफ को, 1 की तरफ को, 1 से छोटी वैल्यू ली और 1 की तरफ को हम चले, तो क्या होगा, फंक्शन भी आपका 2 की तरफ को अप्रोच कर रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू को हम 1 की तरफ बढ़ा रहे हैं तो आपका फंक्शन भी 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। यही होती है आपकी लोअर लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं जिसे, बाएं हाथ सीमा। ठीक है, LHL बोलते हैं जिसे। इसे लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे जैसे जैसे x का मान 1 की तरफ, बाईं साइड से लिखेंगे, x का मान बाईं तरफ से 1 की ओर बढ़ता है, वैसे ही fx या y बोलते हैं इसे, y का मान 2 की तरफ बढ़ता है। तो इससे क्या समझे आप, ये आपकी LHL आ गई, इसे बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। और किस पे आई है ये, x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे LHL आपकी क्या आ गई, 2 आ गई। यही है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। दोस्तों मैं फिर से बता देता हूं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो हम हमेशा उससे छोटी वैल्यू को अप्रोच करेंगे। यहाँ 1 था, 1 से छोटी वैल्यू लेके चले, हम 1 की तरफ चले 0 से, तो वैसे ही फंक्शन भी आपका 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर मैं देखूं यहां तो फंक्शन आपका 2 की तरफ को चल रहा है। ठीक है, तो इसे ही हम लोअर लिमिट कहेंगे, या लेफ्ट हैंड, सॉरी लोअर गलत बोल रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हम इसे कहेंगे। ठीक है, बाएं हाथ सीमा या बाएं तरफ की सीमा जो होती है उसे ही बोलते हैं LHL। ये आपकी 2 आ जाएगी यहाँ पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अब हम 1 से बड़ी वैल्यू लेके चलते हैं और 1 की तरफ को आएंगे, किधर से, दाईं साइड से, दाईं तरफ से आएंगे। अभी हम कहां से जा रहे थे, लेफ्ट साइड से बाईं तरफ से चल रहे थे, अब हम दाईं तरफ से इधर को 1 की तरफ को चलेंगे। तो यहां मैंने मान लिया कोई वैल्यू ली मैंने 1.2, तो यहां 1.2 जैसे ही रखा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 2.2। मतलब y मेरा यहां कहीं होगा और वो नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि 2 तो यहां है, ये पॉइंट तो आपका 2 है, तो 2 की तरफ चलना शुरू करेगा। दूसरी वैल्यू मैं कुछ और 1 की तरफ चला, मैंने 1.1 ले ली यहां पे वैल्यू, तो मुझे वैल्यू किसकी कितनी मिल जाएगी, 2.1। मतलब फंक्शन भी थोड़ा नीचे की ओर चलता है। जैसे ही मैंने 1.01 ली x की वैल्यू, मैं थोड़ा सा और 1 की तरफ को चला, तो यहां पे फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2.01।
ठीक है, तो फंक्शन और थोड़ा सा नीचे गया। उसके बाद मैंने वैल्यू ले ली 1.001, तो फंक्शन भी आपका बिल्कुल 1 के नजदीक आ चुका है और ये हो जाएगा 2.001। तो इससे क्या समझे आप, जब हम बाई तरफ से छोटी वैल्यू लेके 1 को अप्रोच कर रहे थे तो फंक्शन भी आपका 2 को अप्रोच कर रहा था ऊपर की तरफ, लेकिन जैसे ही हमने 1 से बड़ी वैल्यू लेको 1 के अप्रोच करते हैं, हम बड़ी वैल्यू लेने के बाद 1 को अप्रोच करते हैं, तो फंक्शन भी आपका अगर यहां कहीं 3 है तो 3 से नीचे की तरफ चलना शुरू कर देता है, किसकी तरफ, 2 की तरफ। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी लैंग्वेज लिखूं अब इस टेबल के हिसाब से, तो सिर्फ बाई तरफ की जगह दाई तरफ आ जाएगा आपका, दाई तरफ से 1 की ओर बढ़ता है, तो fx का या y का मान भी 2 की तरफ बढ़ता है। तो अब यहां राइट हैंड लिमिट आ जाएगी, ये RHL कितनी आ गई, 2। वो LHL थी जब हम बाई तरफ से बढ़ रहे थे, और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी जब हम दाई तरफ से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी RHL 2 आ गई, और LHL हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि वो 2 थी। तो यहाँ पे आपके आगे क्या आ गई, RHL और LHL ये दोनों इक्वल आ गई। और जब भी दोनों लिमिट इक्वल हो, दोनों सीमाएं समान हो, तो ही आपका लिमिट का अस्तित्व होता है। इसे लिखेंगे हम लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट है, या लिखेंगे सीमा अस्तित्व में है। अगर हर केस में ऐसा नहीं होगा कि आपकी LHL और RHL इक्वल हो जाएगी, अगर इक्वल नहीं होती है तो वहां पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, लिमिट अस्तित्व में ही नहीं रहेगी, सीमा अस्तित्व में नहीं रहेगी। और सीमा अस्तित्व में नहीं रहेगी तो कंटिन्यूटी तो आप चेक ही नहीं कर पाएंगे, वो तो मैं भी बताऊंगा आपको आगे। ये बात आपको समझ आई है या नहीं आई है। सबसे पहले इसका कंक्लूजन क्या है, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं LHL की, तो हमें जिस पे हम वैल्यू चेक कर रहे हैं, x = 1 पे चेक कर रहे थे, तो उससे छोटी वैल्यू हम लेके चलेंगे। और अगर राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो उससे बड़ी वैल्यू लेके चेक करेंगे। जैसे हम LHL की बात कर रहे थे तो हमने 0.8 लिया था, 0.9 लिया था, 0.99 लिया था, 0.999 लिया था। तो ये सब 1 की तरफ को अप्रोच कर रहे थे, लेकिन जैसे हमने दाई तरफ से अप्रोच किया, यहाँ 1.2 लिया, 1.1 लिया, 1.01 लिया, 1.001 लिया, तो ये भी 1 की तरफ को अप्रोच कर रहा था, तो फंक्शन भी नीचे 2 की तरफ को जा रहा था। ठीक है, तो आपकी RHL और LHL दोनों इक्वल आ गई यहाँ पे। तो इसका मतलब आपकी सीमा अस्तित्व में है, सीमा एग्जिस्ट करती है। अगर इक्वल नहीं आता वो केस भी मैं भी आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, ये समझ गए तो कंटिन्यूटी बिल्कुल खत्म है, 5.1 का तो कोई अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सीमा का अस्तित्व है ना, ऐसे ही उसका अस्तित्व आप खत्म कर दोगे। तो आपको 5.1 का अस्तित्व खत्म करना है, तो आगे और देखिए अभी, और आप आगे समझेंगे इसे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे हम चलते हैं। ठीक है दोस्तों, 11वीं क्लास में आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा, सिग्नम फंक्शन बोलते हैं जिसे, चिन्ह फलन बोलते हैं जिसे। अगर मैं इसका नाम लिखूं यहां तो ये होता है आपका सिग्नम फंक्शन, या साइन फंक्शन भी बोलते हैं इसे। सिग्नम फंक्शन हिंदी में नाम है इसका चिन्ह फलन। आपने 11वीं में पढ़ा है ये, जब फलन वाला चैप्टर आप पढ़ते हैं। क्या था ये, अगर नहीं ध्यान है तो चलिए मैं बता देता हूं। आपका फंक्शन था f(x) = कुछ इस तरीके से था ये, -1 कब था, जब x 0 से स्मॉल है। 0 कब था, जब x = 0 है। और 1 कब था, जब आपका x 0 से ग्रेटर देन है। इसे बोलते हैं हम सिग्नम फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो फंक्शन आपका लिखा हुआ है सिग्नम फंक्शन बोलते हैं या चिन्ह फलन बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, हिंदी बोर्ड के बच्चे, वो चिन्ह फलन बोलते हैं हम इसे। चिन्ह फलन लेके चलते हैं हम यहाँ पे। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम सिग्नम फंक्शन का दोस्तों, तो मुझे आप बताइएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले -1 और 1 का ग्राफ मैं ड्रॉ कर लेता हूं। अगर -1 का ग्राफ मतलब यहां अगर -1 है ये और यहां +1 है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा इसका,
आप खुद ध्यान रखिए कि ये जो ग्राफ बनेगा पूरा, ये आपका y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ होता है, और ये जो ग्राफ बनेगा पूरा, ये आपका y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। लेकिन मुझे तो क्या करना है, यहां अगर -1 है और ये वैल्यू +1 होगी, तो एक बात बताओ, इस फंक्शन पे आ जाओ आप, थोड़ी सी गहन बात है, बस इसे दिमाग में अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। उसने कहा है -1 है जब x 0 से छोटा है। -1 कब तक है, जब x 0 से छोटा है। तो 0 कहां है, 0 तो यहां है भाई, और 0 से छोटा x कहां होगा, इसे एक बार आप, ये डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा है। ठीक है, 0 तो यहां है भाई, तो x जो है, x तो ये है, ये x है आपका, ये y है, हमने पढ़ा है। तो x 0 से छोटा कहां है, सिर्फ इतने हिस्से में। ठीक है, ये इधर का जो ग्राफ है ये सारा 0 से छोटा ही है, 0 से चलता चला जाएगा तो सारा 0 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, जो ये y वाला -1 वाला इधर वाला ग्राफ है, इसे हम खत्म कर देंगे। मैंने बताया आपको कि पूरी लाइन का ग्राफ y इज इक्वल टू -1 का यहां तक था, ये पूरी लाइन का। लेकिन उसने क्या कहा है कि -1 कब है, जब x 0 से छोटा है। तो इधर तो x 0 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 0 तो यही है, इधर तो 1 2 3 हो जाएंगे, तो इधर तो ग्राफ बनना ही नहीं वो। ठीक है, तो नेक्स्ट 0 किस पे है, 0 पे है, तो 0 0 पे तो यहां बन जाएगा, मैंने बना दिया इसे। ठीक है, तीसरा 1 कब है, जब x 0 से बड़ा है। 1 कब है, जब x 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा x कहां है, इधर वाला पार्ट, तो इधर वाला पार्ट तो ये वैसे खत्म हो जाएगा। तो ये ग्राफ बनेगा आपका। अब रही बात, उसने कहा है 0 कब है, 0 सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पर है। मतलब ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कोई वैल्यू नहीं देगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे 0 ही देगा। समझे नहीं बात को, x इज इक्वल टू 0 पे 0 देगा। तो इसका मतलब यहां जो है, यहां मैं एक होलो सर्कल बना देता हूं, क्योंकि यहां तो ये वैल्यू देगा ही नहीं, और यहां पे भी एक होलो सर्कल बना देता हूं, क्योंकि x बराबर 0 पे सिर्फ ये एक ही वैल्यू देगा, और वो है आपकी 0। यहाँ पे डार्क सर्कल रहेगा, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू दे रहा है x इज इक्वल टू 0 पे कितना है, 0, तो ये 0 रहेगा। लेकिन इस लाइन पे फिर ये वैल्यू और कहीं नहीं देगा, तो यहाँ पे हम 0 बना देंगे, एक खाली होल सर्कल होलो, और यहाँ भी एक खाली 0। मतलब 0 से आगे ये प्लस की वैल्यू देगा, 0 से बड़ी, और इधर 0 से नीचे छोटी वैल्यूज पे ये -1 की वैल्यू देगा। ये ग्राफ आपका बन चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी LHL और RHL की बात हम करते हैं। RHL की बात करिए इसकी, ये हमें निकालना है यहाँ RHL, और पहले LHL की कर लो या RHL की कर लो, जो तुम्हारी मर्जी है। LHL की करते हैं और फिर RHL की बात करते हैं। हमने क्या कहा था, LHL में बाईं तरफ से वैल्यू लेके चलेंगे, किसकी तरफ, किस पे चेक कर रहे हैं हम, 0 पे चेक कर रहे हैं। तो 0 तो यहां है, ये 0 यहां है, तो x इज इक्वल टू 0 पर, यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 पर, और ये भी किस पे है, x इज इक्वल टू 0 पर। इंग्लिश वाले लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बात बताइए, लोअर लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट में हम छोटी वैल्यू लेके चलते हैं उसकी तरफ को, और राइट हैंड लिमिट में बड़ी वैल्यू लेके चलते हैं उसकी तरफ को। अब यहाँ छोटी वैल्यू लेके चलिए, मैंने यहां वैल्यू ली, 0 से छोटी वैल्यू ली, तो ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है, -1 की तरफ, यहां जा रहा है। देखो 0 से छोटी वैल्यू पे ग्राफ क्या है, -1, और छोटी वैल्यू ली तो ग्राफ और इसकी तरफ को चलेगा, फिर और छोटी वैल्यू लूंगा तो ये ग्राफ फिर इसकी तरफ को चलेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, जैसे जैसे वैल्यू इससे अधिक लेते चले गए हम, यहां नजदीक है बड़ी, यहां और छोटी, यहां और छोटी, तो ऐसे ही ग्राफ आपका नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। हमने पहले यहां वैल्यू ली तो ये छोटी होगी, फिर ये उससे छोटी, फिर ये उससे छोटी, फिर -1 और छोटा। -1 पे पूरे पे वैल्यू नहीं लेनी है हमें, तो इससे छोटी वैल्यू ली तो ग्राफ नीचे की तरफ चलता है आपका। लेकिन अब अगर हम, तो LHL कितनी आ जाएगी अब आपकी, यहाँ ग्राफ किस तक पहुंचा, किसको अप्रोच कर रहा है ग्राफ, -1 को, तो LHL आ जाएगी आपकी -1।
ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इस वैल्यू को 0 से बड़ी लेके चलते हैं, कहां, इधर से 0 की तरफ लेके आते हैं, मान लिया मैंने वैल्यू यहां ली, तो ग्राफ किसकी तरफ को अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ को। x अगर 0 से बड़ा है तो कहां जा रहा है, 1 पे, तो ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा। हम और नजदीक वाली वैल्यू लेंगे 0 की, तो ये और ऊपर की तरफ जाएगा। हम और लेंगे तो ये और ऊपर की तरफ जाएगा। और ये ग्राफ किसका है, 1 का। तो जैसे ही हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो वो आपकी किससे अप्रोच कर रही है, 1 को। तो प्यारे बच्चों, अब मुझे आप बताइए, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है? आप कहेंगे जी नहीं इक्वल है, तो यहां पे लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है आपकी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसे लिख देंगे हम सीमा अस्तित्व में नहीं है। ये आपकी लिमिट की पूरा 0 से लेके फाइनल तक था। लिमिट ऐसे निकालते हैं। फिर से अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, जिस पे हमें लिमिट निकालनी है, x इज इक्वल टू, मान लिया x इज इक्वल टू 5 पे निकालनी है। अगर मुझे x इज इक्वल टू 5 पे लिमिट निकालनी है, तो मैं अगर LHL की बात करता हूं तो मैं वैल्यू लूंगा 4, 3, 3.3, 4, 4.1, इन पे वैल्यू चेक करूंगा मैं। और अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो फिर वैल्यू लूंगा मैं 5.2, 5.1, 5.01, इस तरीके से उसकी तरफ को अप्रोच करके देखेंगे। अगर दोनों लिमिट इक्वल आती हैं, दोनों ही कंडीशन में, जब हम इधर से 5 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, इस साइड से बाई साइड से 5 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो ग्राफ कहां जा रहा है। और अगर हम इधर से इसकी तरफ 5 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो ग्राफ अगर दोनों डायरेक्शन में, दोनों कंडीशन में एक ही डायरेक्शन में जाता है तो आपकी लिमिट इक्वल होंगी। लेकिन यहाँ पे एक बार ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बार नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपकी जो कंडीशन होगी वो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL होगी। और इस केस में सीमा अस्तित्व में नहीं होती है, मतलब लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है इस केस में, अगर आपकी RHL LHL के इक्वल नहीं है। ठीक है, यहां तक आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं कंटिन्यूटी के कंसेप्ट पे, जो कि एक मजेदार, अब यहां से थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है आप सभी को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। अब है हमारा टॉपिक संतत फलन या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं जिसे, जिसे कंटिन्यूटी आप कहते हैं। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बताना चाहूंगा कि जब हम, मैं ग्राफ से बताऊंगा आपको। कंटिन्यूटी में कहीं ग्राफ नहीं बनाना है, मैं आपको मेथड से भी समझाऊंगा और ग्राफ से भी समझाऊंगा, लेकिन ग्राफ इसका बेस है। अगर आप ग्राफ से समझ जाओगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर मैं सीधा शब्दों में बोलता कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस होती है और लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस होती है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। लेकिन मैंने आपको ग्राफ से बता दिया कि जब कम वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, और ज्यादा वैल्यू लेंगे तो राइट हैंड लिमिट निकलेगी और लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी। ठीक है, तो आपको ग्राफ से ध्यान रखना है। अब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, वो ग्राफ जिस ग्राफ को ड्रॉ करने में आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, उसमें पेन बीच में कहीं भी ना उठे, तो वो ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि उसकी वैल्यू कहीं ब्रेक नहीं होती है। अगर मैं पहला ग्राफ आपका बनाऊं, मैंने कहा जैसे अभी ड्रॉ किया था हमने, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ हमने ड्रॉ किया था। मैं रफली ड्रॉ कर देता हूं इसे, कुछ इस तरीके से वो आया था। ये है आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। क्या इस ग्राफ को ड्रॉ करने में मुझे कहीं मार्कर उठाया, मैंने नहीं उठाया, तो ये ग्राफ आपका कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। मतलब किसी भी पॉइंट पे वैल्यू ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस वैल्यू दे रहा है ये ग्राफ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संतत फलन या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसे बोल देंगे हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब अगर मैं आपका साइन एक्स का ग्राफ लूं, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है आपको भी पता है। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, यहां से शुरू होके ऐसे ऐसे चलता चला जाता है। तो क्या इस ग्राफ को बनाने में कहीं वैल्यू ब्रेक हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार कंटिन्यूअस हर पॉइंट पे वैल्यू आपको देता जा रहा है। तो ये भी आपका संतत फलन होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा।
ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा, तीसरा ग्राफ, ये पहला था आपका, ये फर्स्ट, ये सेकंड, तीसरा। अगर मैं कह दूं आपको y इज इक्व टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप बनाइए, एक्स स्क्वायर क्या होता है? पैराबोला। तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है वो, ये आपका y इज इक्व टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। क्या इस ग्राफ को उठाने में कहीं मुझे बनाने में मार्कर उठाया है मैंने? लगातार हर पॉइंट पे वैल्यू आपको दे रहा है, कहीं भी वैल्यू ब्रेक नहीं है इसकी, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसे भी लिखेंगे हम संतत फलन या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब नेक्स्ट आ जाइए, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, ये थर्ड नंबर ग्राफ आपका हो गया। अगर मैं बात करता हूं, जो मैंने अभी ग्राफ बनाया था सिग्नम फंक्शन का, वो कुछ इस तरीके से आया था। यहां 1 था तो ऐसे वैल्यू दे रहा था, और यहां था -1 तो ऐसे वैल्यू दे रहा था, एक वैल्यू यहां दे रहा था, और यहां इस पे कोई वैल्यू नहीं दी थी उसने, और यहां भी इसने कोई वैल्यू नहीं दी थी। तो क्या इसे कंटिन्यूअस ग्राफ आप बोल सकते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहां से यहां तक मार्कर खींचा, फिर उठा लिया, फिर यहां से यहां तक, चलो मार्कर वाली भी बात छोड़ दे, तो क्या हर पॉइंट पे वैल्यू दे रहा है? यहां वैल्यू नहीं दी इसने, यहां वैल्यू नहीं दी, एक तो यहां ब्रेक हो गया ये -1 पे, एक 1 पे ब्रेक हो गया ये पूरा, तो कंटिन्यूअस तो नहीं है, कहीं भी बीच में ब्रेकेज आ रही है इससे, तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका नॉन कंटिन्यूअस फलन या असंतत फलन। इसे बोलते हैं हम असंतत फलन या नॉन कॉन्टिन्यूअस फलन फंक्शन, नॉन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये आपका नंबर है 4। और अगर मैं आपको आप कहें 10x का ग्राफ बना के दिखाऊं, ये आपका x हो जाएगा, सॉरी y हो जाएगा, और ये आपका x हो जाएगा। तो 10x का ग्राफ कुछ कैसे चलता है? मैं रफली बना रहा हूं इन्हें सिर्फ आपको समझाने के लिए। 10x का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है। तो क्या ये कंटिन्यूअस ग्राफ है? कहीं आपको ऐसे मिल रहा है ग्राफ पूरा? नहीं मिल रहा। यहां से यहां तक चला, फिर यहां के ब्रेक हो गया, फिर यहां से यहां तक चला, फिर यहां ब्रेक हो गया, यहां से यहां तक चला, यहां ब्रेक हो गया, तो ये भी आपका असंतत फलन हो जाएगा, नॉन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। इसे बोलेंगे हम नॉन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। मैंने पहले ही वादा किया था वीडियो से आपको कि जड़ तक ले जाऊंगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें, और जड़ तक ले जाके छोड़ूंगा मैं बिल्कुल, अगर आप मेरा साथ देते हैं, बकायदा वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ है आपके, मैंने जो बताया है आपको, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जिसका ग्राफ हमें कहीं भी बीच में कोई ब्रेकेज ना आए, और नॉन कॉन्टिन्यूअस होगा असंतत फलन जिसमें बीच में ब्रेकेज आ जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों हमने अभी तक LHL और LHL RHL दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन हमने देख लिया है। अब मैं आपको कंटिन्यूटी की इतनी तो बात आप समझ ही चुके होंगे कि अगर LHL इज इक्वल टू RHL होती है और उस पे फंक्शन की वैल्यू भी सेम होती है, तो वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जैसे हमने वहां क्या किया था, सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 में आपकी RHL कितनी आई थी? 2। LHL कितनी आई थी? 2। ये किस पे थी? x इज इक्वल टू 1 पे। x इज इक्वल टू 1 पे हमने चेक करा था, LHL आई थी हमारी 2, RHL 2 आई थी। और अगर fx की बात करते हैं या y की, fx और y बोल सकते हैं इसे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी x इज इक्वल टू 1 पे? ये भी 2 आएगी। तीनों चीज आपकी 2 2 2। इसका मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए LHL RHL और आपका फंक्शन की वैल्यू 2 चाहिए, वो सॉरी इक्वल चाहिए। मैं ये कंडीशन बार बार बोल रहा हूं, आपको डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, लेकिन वो एक तरीके से रटाना हो जाता आपको, और मैं रटाना कोई चीज नहीं चाहता हूं। मैंने बेस बताया है आपको, LHL हम कैसे इक्वल की हमने, और fx कैसे इक्वल की। लेकिन अब अगर कोई कह दे कि ग्राफ आपको किसी नॉन कॉन्टिन्यूअस का दे दिया और उसे आपको कॉन्टिन्यूअस बनाना है,
तो आप क्या करेंगे, मैं यही ग्राफ लेके चलता हूं फ्रेंड्स, आपका जो भी हमने बनाया है। यहां 1 पे वैल्यू थी, ग्राफ ऐसे मिल रहा था हमें, और यहां ब्रेकेज थी बीच में, ये थी आपकी ब्रेकेज। यहां पे पूरी वैल्यू दे रहा था वो ग्राफ सिग्नम फंक्शन का, जो मैंने अभी बात करी थी। ये था आपका एफ एक्स इज इक्वल टू -1, 0 और 1। -1 कब था, जब x 0 से छोटा है। ये कब था, जब 0 है। और ये कब था, जब x ग्रेटर है 0 से। और यहां पे वैल्यू आपको दी थी उसने -1 की, ये ग्राफ था। अब आपका ये यहां लिखेंगे हम, क्या है इसमें कि भाई LHL डज नॉट इक्वल टू RHL है, और लिमिट सीमा अस्तित्व में नहीं है, सीमा अस्तित्व में नहीं है, मीन्स दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यही तो था। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉन कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्या हो जाएगा, नॉन कॉन्टिन्यूस फंक्शन, मतलब असंतत फलन हो जाएगा ये। तो हमें इसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनाना है, संतत फलन बनाना है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से रखिए, अगर मैं इस जीरो को, इस वाले ग्राफ को, अब आपको इस फंक्शन पे ध्यान नहीं देना, इसका तो हो गया जो होना था। अब आप सिर्फ ग्राफ के ध्यान दीजिए कि मैं इसे रेगुलर कैसे बना सकता हूं, इसकी LHL और RHL को इक्वल कैसे कर सकता हूं। अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर दूं दोस्तों, मुझे तो LHL RHL के इक्वल करनी है, तो इस वाली को उठा के यहां रख दूं, अगर मैं ऐसे रख दूं इसे, आप बताइए, ये यहां आ गया और ये यहां आ गया, ये मान लिया -1 था आपका और ये 1 था। तो क्या अब LHL RHL इक्वल है, आप देख सकते हैं कैसे। चलो जी, 0 से छोटी वैल्यू लो, हम तो x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं, इसे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0। चेक करिए जरा, जब हम इसकी तरफ को अप्रोच करते हैं, 0 कहां है, 0 तो यहां है, 0 से छोटी वैल्यू लेके चलिए इधर को अप्रोच करते हैं, फिर और छोटी, फिर और छोटी, तो फंक्शन आपका किधर को अप्रोच कर रहा है, ऊपर की तरफ, यही तो अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ को। और अगर हम इधर को लेते हैं, इस तरीके से वैल्यू घटाते चले जाते हैं, यहां हमने मान लिया 0.9 ली, फिर 0.8 ली, फिर 0.7 ली, तो वैल्यू तो आपकी 0 को अप्रोच कर ही रही है, साथ साथ में फंक्शन भी आपका 0 को ही अप्रोच, सॉरी 1 को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट कितना है, 1 है, और ये किसकी लाइन है, fx इज इक्वल टू 1 की लाइन है। तो यहाँ पे LHL और RHL आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1 इक्वल टू 1। लेकिन क्या संतत फलन हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने के लिए तीसरी कंडीशन भी तो चाहिए हमें, वो क्या थी, fx की वैल्यू भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी इनकी है। तो यहाँ पे तो f0 है, अगर मैं fx की बात करता हूं f0 पे, तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यहां देखिए 0 पे, 0 पे क्या था, 0 था, तो इस 0 को भी वहां मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या है कि आपकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, सीमा अस्तित्व में है, सीमा तो आपकी अस्तित्व में हम ले आए, लेकिन आपका फंक्शन अभी असंतत फलन ही है, नॉन कॉन्टिन्यूस फलन ही है। यहां लिखेंगे नॉन कॉन्टिन्यूस, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अब क्या करें, यहां पे भी वैल्यू मुझे 1 बनानी पड़ेगी, जहां ब्रेकेज आ रहा है, यहां पे भी तो 1 बनाओ इसे। तो कैसे करेंगे, अब इसका अगर आप कुछ इस तरीके से बना लो, इस ग्राफ को यहीं के यहीं, जो ये ब्रेकेज थी, इस वाली को यहां ट्रांसफर कर लो, तो ये पूरी रेगुलर लाइन मिल जाएगी आपको। तो अब यहाँ पे -1 पे भी वैल्यू 1, 1 पे भी वैल्यू 1, और 0 पे भी वैल्यू कितनी दे रहा है, 1 दे रहा है। तो यहाँ पे LHL इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू fx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस केस में आपका संतत फलन हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन लेके दिखाऊंगा कि क्वेश्चन में कैसे करना है। ये आपका इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं,
ग्राफ आपको कहीं नहीं बनाया है, सिर्फ आपको बेस बता रहा हूं कि बेस कैसे करना है, बेस आया कहां से है, ये सब कुछ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। फिर अब एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं शांतता की शर्त, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये बात मैं आपको फाइनल शुरुआत में बिल्कुल रटा भी सकता था डायरेक्ट ये कंडीशन लिख के, जैसे स्कूलों में टीचर करते हैं, कंडीशन लिख दी कि भाई ये कंडीशन फॉलो करेगा तो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, सतत फलन हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैंने आपको इसका बेस बताया है, लिमिट का बेस बताया है, लिमिट कैसे चेक करते हैं हम, कहां से LHL आती है, कहां से RHL आती है। ठीक है, तो अब उसी कंडीशन को हम यहां लिखेंगे। कंडीशन आई क्या है हमारी? कंडीशन ये है कि भाई यहां मैं पहले लिख दूं एक बात, कोई फंक्शन या कोई फलन x f(x), कोई फलन f(x) संतत फलन होगा x = c पर। मतलब x = किसी पॉइंट पे ही तो चेक करेंगे हम, इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? अ फंक्शन f(x) will be continuous फलन, continuous function at x = c if ये कंडीशन वो फॉलो करता हो। कौन सी? LHL = RHL और FC। मतलब x की जगह अगर हम c कर दें f(x) में, तो वो वैल्यू भी आपकी सेम होनी चाहिए, तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। कैसे? जैसे मैंने अभी शुरुआत का एग्जांपल लिया था, y = x + 1 था। अगर हमने यहाँ पे LHL निकाली थी तो वो कितनी आई थी? 2 आई थी। और RHL निकाली थी तो कितनी आई थी? 2 आई थी। और अगर हम fx निकालते हैं किस पे? x = 1 पे हम सारा काम कर रहे हैं, तो ये 1 + 1 कितना आएगा? 2। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? सतत फलन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, अब इस लिमिट को कैसे लिखते हैं जी हम? लिमिट को लिखने का एक तरीका बता रहा हूं। अगर कंप्लीट लिमिट आपको लिखनी है तो ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c। ये जो आपका एरो है इसे हम क्या बोलते हैं? इस एरो को बोलते हैं हम टेंडिंग टुवर्ड्स, या क्या बोलते हैं इसे? टेंड्स टू बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टेंड्स टू। तो x टेंड्स टू c, मतलब x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? c की तरफ। वहां बताया था हमने, ग्राफ में चेक करा था, जब ये 1 था यहां, तो हम 1 की तरफ अप्रोच कर रहे थे, पूरे 1 पे नहीं जा रहे थे ग्राफ में। ठीक है दोस्तों, तो 1 को अप्रोच कर रहे थे। पहले बाई साइड से अप्रोच किया तो LHL आई हमारी, और दाई साइड से अप्रोच किया तो RHL आई। ये आपको ध्यान रखना है, अप्रोच करना है उसकी तरफ, उस पे जाना नहीं है, पूरा 1 पे जाना नहीं है। 1 को अप्रोच करना है छोटी वैल्यू से, तो LHL थी, और जब 1 को बड़ी वैल्यू से अप्रोच कर रहे थे तो RHL थी। तो यहां भी अगर दोनों को लिमिट मिला के लिखनी है, जब दोनों लिमिट आपकी इक्वल हो जाए, LHL = RHL, तो उसे आप कंप्लीट लिमिट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इक्वल किसके होना चाहिए? FC के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन है आपकी, ये पूरी लिमिट है पूरे फंक्शन की LHL RHL को मिला के। लेकिन अगर अलग अलग लिखनी हो हमें तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f(x) और इज इक्वल टू FC। अब आप कहेंगे दोस्तों कि भैया जी आपने तो दोनों केस में ही C ले ली, LHL भी आपने C ली, RHL भी आपने C ली। मैं कहूंगा नहीं ली। अभी देखो जरा, पलक झपकते ही मैंने यहां माइनस कर दिया और यहां प्लस कर दिया। इस माइनस प्लस का मतलब क्या है? अब तो आप ही बता दो इसे दोस्तों। अगर ये कंडीशन है तो ये जो माइनस प्लस है
जब हमने लोअर लिमिट ली थी, लेफ्ट हैंड लिमिट ली थी, तो वैल्यू हमने 1 से छोटी ली थी, तो इसीलिए माइनस यहाँ छोटी वैल्यू को दिखा रहा है। और यहाँ पे प्लस, अगर हम प्लस लेके चल रहे हैं तो ये आपकी बड़ी वैल्यू को दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट ये कंडीशन लिखता आपकी, आप डायरेक्ट इसे रट लेते कि हाँ जी बस याद हो गया हमारे, लेकिन ये आपको नहीं पता चलता। मैं बस इतना कह देता कि माइनस कम वैल्यू में, प्लस ज्यादा वैल्यू में, लेकिन कम और ज्यादा वैल्यू ली कहाँ है। अब आपको पूरा इसका बेस पता है दोस्तों। अगर स्कूल में करवाते हैं तो सिर्फ ये कंडीशन लिखवा के और बता देते हैं कि कंडीशन चेक करो और एफ एक्स चेक करो, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन पता लग जाएगा। लेकिन मैंने आपको इसका बेस बताया है, और अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं तो कभी इसका बेस नहीं भूल पाएंगे आप, कभी ये कंडीशन नहीं भूल पाएंगे, कभी LHL RHL नहीं भूल पाएंगे। और अभी पूरा नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन में भी करवाऊंगा आपको, उस क्वेश्चन के बाद 5.1 का क्वेश्चन है, वो पूरी 5.1 खत्म है। अगर वो क्वेश्चन हम यहाँ समझ लेते हैं, आप यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, आइए फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों ये आपके 5.1 एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो पूरी 5.1 आप खत्म कर सकते हैं बिल्कुल कुछ ही समय में। वैसे तो बड़ी लंबी एक्सरसाइज है, लेकिन 2-3 दिन लगेंगे और मैं पूरी कराऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन बेस है। अगर इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो पूरी एक्सरसाइज खत्म है। यही तरीका सब में अप्लाई होगा। सबसे पहले मैं इसे आपको ग्राफ से बताऊंगा। पेपर में ग्राफ से नहीं करना है, लेकिन ग्राफ बेस है, ग्राफ से आपको सारी चीज समझ आएगी, इसलिए मैं इसे पहले ग्राफ से बनाना सिखा रहा हूं आपको, और फिर मेथड बताऊंगा जो आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं रफली। मान लिया ये है एक ग्राफ मैंने बनाया इस तरीके से कुछ, ये आपका x है, ये y है। उन्होंने कहा है y इज इक्वल टू x प्लस 1। x प्लस 1 का ग्राफ तो आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। एक रफली ग्राफ मान लिया मैंने, ये बना दिया यहां पे। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ग्राफ हो गया आपका x प्लस 1 का। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगला कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, पैराबोला। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर 1 ना होता प्लस में तो पैराबोला बिल्कुल नीचे से मिलके जाता, लेकिन अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो पैराबोला आपका यहाँ कहीं से जाएगा, ऊपर से कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे मिल जाएगा। मान लिया ये यहाँ पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट मैं बोल देता हूं, ये है x1, और ये यहां पे वैल्यू जो मिली है आपको 2। क्यों है 2? क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 जब आप निकाल लेंगे, इसमें रखिए x प्लस 1 में, तो 1 प्लस 1 कितना मिलेगा, 2, और इसमें 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना मिलेगा, 2। तो दोनों 2 पे जाके वैल्यू दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों ग्राफ। अब यहां से मुझे बताइए x प्लस 1 ग्राफ कहां से कहां तक है। अगर मैं x प्लस 1 की बात करता हूं तो सिर्फ उन वैल्यूज के लिए है जो x से बड़ी है या x के इक्वल है, और x 1 है, 1 से बड़ी या 1 के इक्वल वैल्यू, तो 1 से बड़ी वैल्यू कहां होंगी, इस साइड, और 1 कहां है, यहां है। तो ये जो लाइन है, ये वाला ग्राफ तो बेकार है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि उसने x प्लस 1 का ग्राफ सिर्फ कहां कहा है, जो x 1 से बड़ा है। तो ग्राफ कितना रह जाएगा लाइन का, सिर्फ ये वाला। उसके बाद पैराबोला का ग्राफ देखिए क्या कहा है उसने, कि उन वैल्यूज के लिए है जो 1 से छोटी है। तो 1 से छोटी वैल्यू कहां है, 1 से छोटी तो इधर है, तो उनके लिए चलेगा। तो ये पैराबोला भी खत्म हो जाएगा इतना, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू के लिए नहीं चाहिए मुझे। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा आपका। ये ग्राफ अगर मैं बनाऊं यहां से यहां तक, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा आपका ग्राफ। यहां से तो ऐसे जाएगा, और फिर ये ऐसे एक लाइन की तरह हो जाएगा। तो अब इसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये पॉइंट कितना था आपका, 2 था, ये पॉइंट कितना था, 1 था। अगर मैं यहाँ पे LHL की बात करता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां से मुझे वैल्यू छोटी लेनी पड़ेगी। किस पे चेक कर रहा हूं, x इज इक्वल टू 1 पर, क्योंकि 1 की ही तो बात हो रही है सारी। जब x इज इक्वल टू 1 पे चेक करूंगा तो 1 से छोटी वैल्यू लूंगा मैं, मतलब कितनी, यहां से अगर लू मैं 0.8, 0.9 और 0.99, तो ग्राफ किसकी तरफ को चल रहा है आपका,
ये तो वैल्यू तो चल रही है 1 की तरफ को, और ग्राफ किसकी तरफ को चल रहा है, 2 की तरफ को। लेकिन अगर पैराबोला में लेते हैं हम यही वैल्यू, तो पैराबोला का ग्राफ भी ऊपर चल रहा है। और इधर वाली वैल्यू लेंगे, अगर 1.1 लूं और यहां रखूं तो ये बन जाएगा 2.1। अगर ये x है और ये y है, 1 मैंने 4 ली पहले, तो ये 2.4 बन जाएगा। 1.2 लूं 2.2 बन जाएगा। 1.1 लेता हूं तो 2.1 बन जाएगा। 1.01 लूं तो 2.01 बन जाएगा। तो ग्राफ कहाँ अग्रसर है, वैल्यू तो 1 की तरफ को बढ़ रही है, मतलब घट रही है, और ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो LHL भी आपकी 2 हो जाएगी और RHL भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और फंक्शन की वैल्यू 2 आपने अभी निकाल ली है, तो यहाँ पे LHL इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू FX हो जाएगा आपका। तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। लेकिन मेथड से कैसे करते हैं अब देखिए जरा। ग्राफ सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए है। अगर हम इसे मेथड से करते हैं, अब है वो चीज अब शुरू होती है जो आपके टीचर्स स्कूल्स में आपको रटाते हैं कि बस ये 3 कंडीशन पढ़ लो, कंटिन्यूटी चेक कर लो, बेस कुछ नहीं पता कहां से क्या आया है। देखो अगर मेथड से करेंगे, मुझे पहले LHL निकालनी है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूंगा। तो मैंने बताई थी LHL को हम कैसे लिखते हैं, किस पे निकाल रहे हैं, और x इज इक्वल टू 1 पर। इंग्लिश वाले लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर। इसे 2 पार्ट कर लो, इसके जरूरत पड़ेगी हमें उधर भी। तो हम क्या करते हैं, यहां लिखेंगे हम इसे लिमिट x टेंड्स टू कहां, 1 की तरफ। और 1 क्या, 1 माइनस, मतलब लोअर लिमिट जो हम निकालते हैं 1 से छोटी वैल्यूज पे निकालते हैं, तो इसीलिए हम लिमिट 1 माइनस इसे लिखेंगे। सॉरी, ये एट x इज इक्वल टू 1 है, तो ये fx x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस मतलब 1 से छोटी वैल्यूज हम लेके चलेंगे। और यहां पे एक काम और आपको करना है, यहां पे मैं मान लेता हूं, माना या लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस h। अब हमने 1 माइनस h क्यों लिया भाई, एक बात बताओ मुझे, जब हम ग्राफ में वैल्यू ले रहे थे, मान लिया यहां 1 था और यहां 0 था, तो 1 से छोटी वैल्यू पे ही तो ग्राफ निकाल रहे थे हम। तो 1 में से कुछ भी घटाएंगे तो 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी, तो हमने 1 में से h घटा दिया। और h को क्या मान लिया कि h बेचारा टेंड्स टू 0 है, मतलब h तो खुद ही 0 की तरफ है, इतनी छोटी वैल्यू है कि वो लगभग 0 के इक्वल है। तो लेकिन 1 में से कुछ भी घटा देंगे, h जो 0 के लगभग ही है, तो भी हमें 1 से छोटी वैल्यू मिल जाएगी। और लेफ्ट हैंड लिमिट हम 1 से छोटी वैल्यू पे ही निकालते हैं, ग्राफ में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं आप। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे। दूसरी बात, जब हम 1 से छोटी वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं, x क्या हो गया यहाँ पे, ये जो 1 माइनस h है फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा, 1 से तो छोटा ही हो जाएगा। 1 में से अगर आप h घटाएंगे, h चाहे कितना भी छोटा हो, तो 1 से छोटा ही होगा, आपको वैल्यू मिलेगी। जब 1 से छोटी वैल्यू आपको मिलेगी, तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला x। जब 1 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन वर्क करेगा आपका, ये तो बड़ी वैल्यू के लिए है, तो हम फंक्शन कौन सा लेंगे, ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस h, तो ये बन जाएगा 1 माइनस h स्क्वायर प्लस 1 fx की वैल्यू। अब ये fx यहां रख दीजिए और लिमिट भी h की, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट x नहीं रहेगा अब, क्योंकि फंक्शन h में कन्वर्ट हो चुका है, और h कहां तरफ है, 0 की तरफ है, 0 की तरफ अग्रसर है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस 1, इसमें h पुट कर दीजिए, अब आप लिमिट रख दीजिए, ये बन जाएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, कितना आ जाएगा 2। तो LHL कितनी आ गई आपके पास दोस्तों, LHL आ गई आपके पास 2। इसमें तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू ग्राफ में पहले ही बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। जब LH निकाल लेंगे, LHL तो छोटी वैल्यू पे निकाल लेंगे, लेकिन जब RHL निकाल लेंगे हम, तो हमें पता है x इज इक्वल टू 1 पे हमें निकालना है एट x इज इक्वल टू 1। तो हम लिमिट लेके चलेंगे आपकी x टेंड्स टू 1 प्लस, और किसके, fx की। यहां पे हम x को 1 प्लस h मानेंगे, क्यों, क्योंकि x से बड़ी वैल्यू लेते हैं हम। अगर x 1 है तो 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे हम,
LHL में 1 से छोटी वैल्यू लेते थे, तो x को हम यहां क्या मान लेंगे, माना या लेट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 प्लस एच। ठीक है, 1 प्लस एच, और h कहां जा रहा है बेचारा, बेचारा h तो 0 की तरफ पहले ही अग्रसर है, तो कितना भी छोटा जोड़ेंगे लेकिन 1 से बड़ा होगा, तो 1 प्लस एच जो है आपका ये 1 से बड़ा हो जाएगा क्या, जैसे यहां ये 1 से छोटा हो गया था। और जब बड़ा हो जाएगा 1 से x, तो फिर फंक्शन कौन सा यूज करेंगे हम, x प्लस 1, उसने खुद कहा है या तो 1 हो या 1 से बड़ा हो, तो फंक्शन x प्लस 1 लेंगे हम। तो यहाँ फंक्शन हो जाएगा आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और x की जगह क्या रखना है, 1 प्लस एच, तो फंक्शन बन जाएगा आपका 1 प्लस एच प्लस 1, यहाँ पुट कर दीजिए, लिमिट बन जाएगी आपकी h टेंड्स टू 0, और फंक्शन बन जाएगा 1 प्लस एच प्लस 1, h पुट कर दीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए, 1 प्लस 0 प्लस 1, ये बन जाएगा आपका 2, RHL आपकी आ गई कितनी, 2। तो RHL दोनों इक्वल आ गए, तो लिमिट तो अस्तित्व में है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमें क्या करना है, फंक्शन भी तो चेक करना है, एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 पर ही, तो एफ एक्स अगर x प्लस 1 लेके चलते हैं तो वो भी आपका 2 आएगा, और एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेके चलते हैं तो वो भी आपका 2 आएगा। और यहां से आप एक बात कह सकते हैं फ्रेंड्स कि LHL इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू एफ एक्स, और जब तीनों चीज इक्वल होती हैं तो वो फंक्शन क्या होता है मेरे दोस्तों, वो होता है आपका कॉन्टिन्यूअस फलन या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसे संतत फलन। ठीक है, अगर आपकी कॉन्टिन्यूटी बनी रही होगी इस लेक्चर में तो कॉन्टिन्यूटी खत्म हो चुकी होगी आपकी, मतलब आपके कंसंट्रेशन वाली कॉन्टिन्यूटी बनी हुई होगी तो मैथ वाली कॉन्टिन्यूटी या संततता खत्म हो चुकी होगी। और मैं वादा करता हूं कि ये लेक्चर अगर आपने पूरा 1 से 2 बार देख लिया, अभी एक बार फिर से इसे वॉच करिएगा, तो आपकी डिफरेंशियल कंटिन्यूटी में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जिसे आप पार नहीं कर सकते। नेक्स्ट 5.1 हम कल करेंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 5.1। ठीक है दोस्तों, वीडियो को वॉच करिएगा 1 से 2 बार फिर घर से, ताकि जो कॉन्सेप्ट में आपको गड़बड़ लग रही है, कुछ समझ में नहीं आया है तो दोबारा से समझ में आ जाएगा। और इतनी मेहनत के लिए, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट देने के लिए एक लाइक तो बनता है यार, तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पे जो लिस्ट बनी हुई है उन प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करिएगा। 10th क्लास की अलग लिस्ट है, फिजिक्स की अलग है, क्लास 12th की फिजिक्स की अलग है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। इसी के साथ आपका दोस्त आपसे विदा लेता है, थैंक यू।